नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए सबको शुभ मुहूर्त का इंतजार है। उद्धव ठाकरे उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं जिसमें उनकी सरकार किसी भी कीमत पर बच जाए। बीजेपी उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है जिसमें उसकी सरकार किसी भी कीमत पर बन जाए। बीजेपी को लगता है कि 2-4 दिन में वो घड़ी बस आने ही वाली है और बागी गुट ने भी शुभ मुहूर्त अब निकाल लिया है। इंडिया चाहता है में आज आप देखेंगे कि किस शुभ मुहूर्त में शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी से मुंबई पहुंचेंगे और कब करेंगे फ्लोर टेस्ट की मांग। आप यह भी देखेंगे कि शिवसेना के बागियों को अपनी पार्टी में लेकर उद्धव से पुराना हिसाब निपटाएंगे राज ठाकरे। और आज आप यह भी देखेंगे कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे की सरकार अब 2-4 दिन की ही मेहमान रह गई है। आज सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट जो बागी गुट है उसको बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये लड़ाई पहुंची है, उस लड़ाई का लब्बो-लुबाब ये रहा उस पूरी सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद कि कहीं ना कहीं बागी गुट के लिए राहत भरी खबर आई है। उनके 16 विधायकों को अयोग्यता पर डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मिल गया है। लेकिन इससे ज्यादा खुशी राज ठाकरे को मिल रही होगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिवसेना का बागी गुट राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस में अपना मर्जर, अपना विलय कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो इस बात की इजाजत देती है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी का एक बड़ा घटक, बड़ा हिस्सा निकलता है तो उसको किसी ना किसी पार्टी में मर्जर करना पड़ेगा, नहीं तो सदस्यता खारिज हो जाएगी। इसीलिए रास्ता एमएनएस की ओर अब शिंदे गुट का जाता हुआ दिखाई देता है। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या शिवसेना के बागियों को मान्यता न मिलने पर इस गुट को एमएनएस में यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल होना चाहिए? आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब हमको भेज सकते हैं। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको जरूर दिखाऊंगा। सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं कि अगर शिवसेना के बागियों को मान्यता न मिले तो इस गुट को एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी में शामिल होना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज आप पहले देखिए कि कैसे उद्धव सरकार की नैया इस वक्त डगमगा रही है और बीजेपी को अब लगने लगा है कि उसकी सरकार बन सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही शिंदे गुट को राहत दी, वैसे ही राजनीतिक घटनाचक्र बहुत तेजी से घूमा। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी की महाराष्ट्र की कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक उसमें नई सरकार का प्लान और खाका बना। वहीं गुवाहाटी में शिंदे गुट के बागी विधायकों की भी अचानक बैठक बुला ली गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें वो लोग भी अब इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि सरकार में आए तो कैसे आए। पिछले सोमवार से लेकर आज यानी इस सोमवार तक उद्धव सरकार का खेल पूरा बदल गया है। तब एकनाथ शिंदे की बगावत की सुगबुगाहट थी एक हफ्ते पहले पिछले सोमवार को, आज वो असली शिवसेना होने का दम भर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री का आवाज छोड़कर पहले ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब लगता है कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि अभी तक पर्दे के पीछे थे, आज पहली बार बीजेपी की बैठक हुई है कोर कमेटी की और उनके देवेंद्र फडणवीस के घर पे हुई। वो अगुवा थे इस बैठक के। ये माना जा सकता है कि बहुत जल्द देवेंद्र फडणवीस नए सरकार महाराष्ट्र के हो सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी ने खुलकर ये कह दिया कि असली शिवसेना तो शिंदे गुट ही है। और ये बीजेपी ने तब कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और आज जो 16 लोग थे उनकी सदस्यता रद्द करने वाला जो फैसला फरमान आना था उसको 11 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया है। तो कैसे उद्धव के पास अब गिनती के दिन बचे हैं और इसी में देखिए कि कैसे नई सरकार बनने की ये कहानी छुपी हुई है। रेबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते,
राजीनामा देते हैं, रिजाइन करते हैं। ये बगावत नहीं है, ये लोगों को जो चाहिए एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी एमएलए लोगों ने किया है। पहले विधायकों की बगावत, अब कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। और विरोधियों को ऐसा लगने लगा है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी तो गयो। केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे. मला तर काय आता मंत्री होऊन 2.5 वर्ष झाले, 12-14 वर्ष तुम्हाला उरायले. तर 14 वर्षामध्ये तुम्ही जे जे केलं, तर टोपे साहेब अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे. ये वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र मामले की अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 15 बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस देने के मामले में आज सुनवाई हुई। 15 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने आज शाम 5 बजे तक जवाब देने का नोटिस जारी किया था। इस मामले में कोर्ट ने विधायकों को नोटिस का जवाब देने की समय सीमा बढ़ाकर 12 जुलाई शाम 5 बजे तक कर दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा है। यही नहीं, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अनिल चौधरी और नए विप बनाए गए सुनील प्रभु को भी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मियाद में फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है। इसका मतलब ये कि अब एकनाथ शिंदे गुट के पास पूरे 15 दिन हैं। इन 15 दिनों में वो उद्धव सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और उनके हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों की विजय है। रियल शिवसेना विंस। कोर्ट के फैसले पर शिंदे कैंप राज्यपाल के दर पर दस्तक देना चाहता है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक 30 जून के बाद कभी भी फ्लोर टेस्ट के लिए शिंदे गुट राज्यपाल के पास जा सकता है, लेकिन शिवसेना का दावा है कि जीत उसकी ही होगी। गैर कानूनी कुछ बातें होती है, कोर्ट ने एश्योर किया। अगर कुछ ऐसी बातें होती है, ऐसी अटकलें होती है, तो आप यहाँ पे पिटिशनर के तहत आप यहाँ पे आएंगे और आपको ज़रूर इसमें न्याय मिले। वो कोशिश नहीं कर सकते हैं इस बारे में। हमने ऑलरेडी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने ये पास किया हुआ है कि बाला साहेब जी का नाम कोई और पक्ष इस्तेमाल नहीं कर सकता। दैट बिलोंग्स ओनली एंड ओनली टू शिवसेना। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी और महाराष्ट्र में उसके सहयोगी दलों को लगता है कि अब उद्धव सरकार के दिन गिनती के ही हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना भी हार मानने को तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी को सरकार बनाने का मौका दे दिया है, तो इसी तरह मतलब सरकार जरूर बनेगी और हाउस में मेजोरिटी दिखाने के लिए हम तैयार हैं। क्लियर मेजोरिटी हमारे साथ है और जब भी चाहे हाउस में हम मेजोरिटी दिखा सकते हैं। सारी जनता ये विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव साहब पे है। जो बगावत जो या फुटीरवाद हम कहते हैं, जो सेपरेटिस्ट होते हैं, वो तो भाग के गए, डरपोक तो भाग के गए, लेकिन जनता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ है। आप देख रहे होंगे कि हर एक जगह में जा रहा हूँ, इमोशन जो है काफी रॉ इमोशन है। महाराष्ट्र की महाभारत में आने वाले 15 दिन बेहद अहम हैं। इन 15 दिनों में ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। दिल्ली से निपुण सहगल, अंकित गुप्ता, मुंबई से मृत्युंजय सिंह, राजेश त्रिपाठी के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। तो जैसे कि हमने आपको बताया और जैसे कि आप लगातार एबीपी न्यूज़ पर सुबह से देखते आ रहे हैं, लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। मुंबई में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई और इसीलिए आज की सरगर्मियां जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर मुंबई के हलकों तक देखी गई, उसके बाद ऐसा लगने लगा है कि अब महाराष्ट्र को नई सरकार मिल सकती है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिवसेना के जो बागी गुट है उनका टेम्पो बहुत हाई है और वो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। बीजेपी को भी लगता है कि उद्धव सरकार अब गई कि तब गई, इसीलिए उसके नेता खुलकर बोलने लगे कि 3-4 दिन की बात और रह गई है। एबीपी न्यूज़ को उच्च स्तरीय सूत्रों से जो खबर मिली है उसमें बीजेपी सरकार बनाने को तैयार दिख रही है। बीजेपी ने अपने बहुमत का गणित भी तैयार कर लिया है। तो बीजेपी की सरकार तय है कैसे, अब मैं आपको संख्या बल के हिसाब से समझाता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा की संख्या इस वक्त 288 की कुल संख्या होती है, लेकिन एक विधायक का देहांत हुआ तो 287 की है इस वक्त। अगर ये मान लिया जाए कि जो बागी हैं, जो गुवाहाटी गए हुए 39 बागी विधायक,
वो सदन में नहीं आते हैं, वो गुवाहाटी में ही है, यानी फ्लोर टेस्ट से गायब रहते हैं, दूर रहते हैं। तो ये 39 की संख्या 287 में से कम हो जाएगी और कम होने के बाद जो आंकड़ा बचेगा सदन का वो 248 का होगा। ये मानते हुए कि 248 की संख्या है, 248 में अब अगर बहुमत चाहिए होगा तो 125 की संख्या चाहिए। जिस भी गुट को, चाहे वो फडणवीस हो चाहे वो उद्धव हो, उनको 125 विधायक चाहिए होंगे बहुमत साबित करने के लिए। अब क्या होगा, क्यों बीजेपी की जीत तय दिखाई दे रही है, क्यों देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन सकती है, इन आंकड़ों को समझिए। बीजेपी के 106 विधायक जीत कर आए थे 2.5 साल पहले। उसके अपने कोटे के जो 7 निर्दलीय हैं, जो खुलकर उसके साथ हैं, वो 7 हैं। ये 11 शिंदे गुट के निर्दलीय हैं जो मुंबई से सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंचे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये निर्दलीय वापस लौटेंगे, क्योंकि इन पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार नहीं लटक रही है, क्योंकि ये तो निर्दलीय हैं। एक एमएनएस का विधायक है, राज ठाकरे की पार्टी का। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायक हैं। अगर आप 106, 107, 11, 1 और 3 को जोड़ते हैं तो आंकड़ा 128 पर पहुंच जाता है, जो कि बहुमत के 125 के आंकड़े से 3 विधायक ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्रों के हिसाब से हमने आपको बताया, महाअघाड़ी सरकार की अगर बात की जाए तो वो अल्पमत में दिखाई दे रही है। शिवसेना के अभी केवल 16 विधायक बचे हैं, क्योंकि 39 तो गुवाहाटी जा चुके हैं। एनसीपी के कुल 53 थे, 2 लोग अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में हैं, तो यह आंकड़ा 51 पर आ जाता है। 44 कांग्रेस के विधायक है, मैं ये मान के चल रहा हूं, इसमें सेंध नहीं लगी है। एनसीपी और कांग्रेस इंटैक्ट है, जैसा कि आज की तारीख में दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और निर्दलीय इनके खाते में 3 विधायकों के साथ समर्थन है। तो कुल इस आंकड़े को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 116 पर पहुंचता है, जो कि मिडवे मार्क यानी 125 से 9 विधायक कम है। इसीलिए ये हालात अब लगने लगे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन सकती है। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि उद्धव ठाकरे इस गणित को पहले दिन ही समझ गए थे और इसीलिए उन्होंने 21 और 22 जून यानी पिछले मंगल और बुध को, जब ये हलचल बहुत तेजी से हुई थी, उन्होंने उसी वक्त कुर्सी छोड़ने का मन बना भी लिया था। लेकिन अगर बीजेपी के सूत्रों के हिसाब से की बात माने तो शरद पवार ने ऐन मौके पर अड़ंगा लगा दिया, वरना उद्धव ठाकरे तो पिछले मंगल या बुध को इस्तीफा दे चुके होते, तभी उन्होंने बंगला भी खाली कर दिया था। लेकिन शरद पवार ने पट्टी पढ़ाई, समझाया, उद्धव इस्तीफा नहीं दे रहे थे, उद्धव इस्तीफा देने से रुक गए। लेकिन अब उद्धव के पास कोई चारा नहीं दिखता है। सवाल यह है कि नई सरकार बनेगी कैसे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई से बीजेपी बहुत ज्यादा गदगद है, खुश है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ये मान रही है कि वो खुद उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर हैं, आंकड़े हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही समझाया। एक तो ये हो सकता है, दूसरा शिवसेना का जो बागी गुट यानी एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम कर सकता है, क्योंकि आज उसने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमने अपना समर्थन इस सरकार से वापस ले लिया है। और तीसरा विकल्प ये बचा है कि राज्यपाल यानी भगत सिंह कोश्यारी साहब खुद बोले डिप्टी स्पीकर को कि भाई नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के पास, तो उनसे बोलिए कि फ्लोर टेस्ट कराएं। तो राज्यपाल सुओ मोटो ये निर्देश दे सकते हैं। ये 3 विकल्प है और तीनों ही विकल्पों में बीजेपी की पौबारा है और उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी का सबब है। इसी आधार पर बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को अगले कुछ दिनों तक अब मुंबई में रहने के निर्देश दे दिए, यानी मुंबई छोड़ के नहीं जाना है जब भी विधानसभा का सत्र हो, ताकि बीजेपी के विधायक वहां मौजूद हो। बीजेपी ने पहली बार शिवसेना की बगावत पर आज 1 हफ्ते के बाद अपना आधिकारिक स्टैंड साफ किया और बीजेपी ने कहा है कि असली शिवसेना तो वही है जो गुवाहाटी में है, यानी एकनाथ शिंदे के पास जो सेना है वही असली शिवसेना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के राजनीतिक परिस्थिति का आकलन किया गया, उस पर चर्चा की गई। शिवसेना में जो फूट हुई है, आज एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है, ये जो उन्होंने कहा है, घोषणा की है, उस विषय में भी मंथन हुआ है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए
आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी, फिर से कोर टीम बैठेगी। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी। बीजेपी ने आज खुलकर शिवसेना के बागी गुट का समर्थन कर दिया। अब सवाल है कि शिवसेना का बॉस है कौन? सबके अपने अपने दावे हैं। उद्धव ठाकरे का दावा इसलिए है कि वो शिवसेना के अध्यक्ष हैं, बाल ठाकरे की विरासत उनके पास है, जबकि एकनाथ शिंदे इसलिए दावा कर रहे हैं कि बागी विधायकों की संख्या, बहुमत उनके पास है, यानी नेता वही हैं। उद्धव को लगता है कि संगठन के लोग उनके साथ हैं, जबकि एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उद्धव सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के 3 मंत्री ही सिर्फ उनके साथ बचे हैं, जबकि पार्टी के 7 मंत्री बागी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। हालांकि सांसदों में 19 में से 17 सांसद अब भी उद्धव के साथ दिखते हैं। वहीं शिवसेना की फूट का असर यह है कि उद्धव का असर मुंबई में दिख सकता है, तो शिंदे का ठाणे और सतारा में दिख रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ दिक्कत यह है कि वो बागी हैं। किसी पार्टी की छत उनके सिर पर नहीं है। आपको बता दें, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अलग थलग पड़ गए हैं, अलग थलग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है पार्टी के बाकी वोट्स की, केवल विधायक उनके साथ हैं, एमपीज उनके साथ नहीं है, पार्टी की जो नीचे की जो कमिटीज होती है वो उनके साथ नहीं, सिर्फ सदन के भीतर यानी विधानसभा के भीतर का जो संख्या है वो एकनाथ शिंदे के पास है। इस बीच अब यह भी खबर आई है कि शिंदे गुट लगातार उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और एमएनएस चीफ राज ठाकरे के संपर्क में आ गया है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई में अब चुपचाप राज ठाकरे की एंट्री हो गई है। राज ठाकरे के पास पार्टी है, यानी एमएनएस एक पार्टी है, उनके पास एक विधायक है और एकनाथ शिंदे के पास बहुत सारे विधायक हैं, करीब 50 के आसपास, लेकिन कोई पार्टी का नाम नहीं है। और एकनाथ शिंदे बार बार कहते रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के सच्चे सिपाही हैं। वो बाला साहब ठाकरे के दिखाए रास्ते हिंदुत्व पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस पर राज ठाकरे लगातार बीते हाल के दिनों में 3 महीने से बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा बनाम अजान का मामला हो या फिर जिस तरीके से वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट भी कर रहे हैं, चाहे वो विधान परिषद के चुनाव हो या राज्यसभा के चुनाव हो। तो ऐसे में ये कयास बहुत तेज हो गया है कि शिंदे गुट राज ठाकरे की पार्टी में शामिल होने का प्लान बी बना रहा है। यानी अगर इस गुट को कोई मान्यता नहीं मिली तो वो मर्जर कराने की शर्त के तहत वो अपने आप को एमएनएस में शामिल करवा सकता है, विलय करवा सकता है। तो क्या ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे का बदलापुर होने वाला है? हम ये क्यों बदलापुर कह रहे हैं ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई को आपको अगर समझना है तो हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। उसने अपन को मारा लेकिन अपन ने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलेट मारा कि नहीं। उसने अपन को मारा लेकिन अपन ने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलेट मारा कि नहीं, लेकिन शॉलेट मारा कि नहीं। गुवाहाटी में बैठा शिंदे गुट जल्द महाराष्ट्र लौटेगा, लेकिन इस बार शिवसेना भवन को बाईपास करते हुए उसका ठौर हो सकता है शिव तीर्थ, मतलब मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का घर। बागी विधायक उद्धव की पहुंच से दूर हैं, लेकिन गुवाहाटी से 2736 किलोमीटर दूर शिव तीर्थ से जाने वाला हर फोन उठा रहे हैं। और अब अटकलें तेज हैं कि शिंदे गुट के सारे विधायक शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं। बगावत के पहले दिन से ही एकनाथ शिंदे का गुट एमएनएस के संपर्क में था। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर विवाद के दौरान एकनाथ शिंदे और एमएनएस की नजदीकियों की बुनियाद पड़ी। उसी दिन से एमएनएस में एंट्री का विकल्प एकनाथ शिंदे के बैकअप प्लान में था और इस प्लान को जल्द से जल्द अमल में लाने की जिम्मेदारी राज ठाकरे ने अपने सिपह सालार बाला नांदगांवकर को दी है। बाला नांदगांवकर ने शिंदे गुट के दिलीप लांडे से हाल ही में मुलाकात की थी। दिलीप लांडे वो बागी विधायक हैं जो सबसे आखिर में शिंदे गुट में शामिल हुए। विलय के अटकलों के बीच आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने पार्टी नेता बाला नांदगांवकर और नितिन सरदेसाई के साथ बैठक की।
खबरों के मुताबिक एमएनएस फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को यह विश्वास दिलाया गया है कि एमएनएस के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे और यहीं से शुरू होता है राज ठाकरे का बदलापुर। ये बदलापुर क्या है वो हम आपको बताएंगे, उससे पहले जान लीजिए कि एमएनएस के ऑफर के मायने क्या है। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ब्रांड ठाकरे उनके साथ जुड़ा रहेगा। बागियों को राज ठाकरे जैसा बड़ा चेहरा मिल जाएगा। हिंदुत्व का मुद्दा कायम रहेगा क्योंकि ठाकरे खुद कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। असंतुष्ट शिव सैनिक भी आसानी से एमएनएस को अपना लेगा। बागियों को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में आसानी होगी। ठाकरे ये नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है राजनीति में, तो इनको है ना ठाकरे परिवार से जुड़ा रहना, ठाकरे की आइडियोलॉजी से जुड़ा रहना, हिंदुत्व से जुड़ा रहना इनको अच्छा लगता है और इनको काफ़ी राजनीति में फायदेमंद हो सकता है। और इन सब के साथ राज ठाकरे का सालों पुराना बदला भी पूरा हो जाएगा। 6 मई 2022 को एमएनएस के 10 बड़े पदाधिकारियों को उद्धव ने अपनी पार्टी में शामिल कराया था। 11 मार्च 2019 को पुणे से एमएनएस का एक विधायक भी शिवसेना के साथ चला गया था। 2017 में बीएमसी चुनाव के बाद शिवसेना ने 7 में से 6 एमएनएस पार्षदों को तोड़ दिया था। इस सियासी तोड़फोड़ का हिसाब बराबर करने के लिए राज ने पिछले दिनों हनुमान चालीसा के मुद्दे पर भाई उद्धव ठाकरे को घेरा। जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। ज्याला स्वतःला बाळासाहेब झाल्यासारखं वाटतं, शाल घेऊन फिरतात म्हणे हल्ली, तरी केमिकल लोच्याची केस आहे, ते असे मुन्नाबाई फिरतात, फिरू द्या। तब उद्धव अंदर खाने की राजनीति को भाप नहीं पाए और उनकी सियासी दीवार कितनी खोखली हो चुकी है। जब अपने ही बागी हो गए तो दूसरे स्वागत के लिए बेताब बैठे। अब भविष्य में कोई मौका आता है, अगर वो आरपीआई के साथ मिलजुल कर या आरपीआई के साथ वो आना चाहते हैं तो जरूर आरपीआई के दरवाजे खुले हैं। लेकिन आरपीआई के साथ आने के बाद भी हम बीजेपी के साथ मिलकर तो सरकार बनाएगी और सरकार 2.5 साल तो चलाएगी। लेकिन जिस तरह शिंदे हिंदुत्व और ठाकरे की दुहाई देते हैं, उसमें उन्हें एक ठाकरे की दरकार है। उद्धव न सही, राज ही सही। संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। तो राज ठाकरे की पार्टी बेहद ज्यादा इस वक्त धीरे धीरे करके एक्शन में आती जा रही, जो अभी तक खामोश बैठी हुई थी। बीजेपी भी एक्शन में है, लेकिन ये सारा एक्शन जिस शख्स की वजह से है वो है शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती तभी शुरू हो गई थी जब शिंदे ने बगावत कर दी थी। शिवसेना के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और अब ये बौखलाहट शिवसेना के नेताओं के शब्दों में नजर भी आ रही है। किस तरीके से जुबान लगातार नेताओं की फिसल रही है इस महाभारत में, इस पर भी नजर डालिए। 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्याला डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। लाश पोस्टमार्टम, नचनिया, अरे 40 चोर जे आहेत गुवाहाटीला बसलेत रेडे। 40 चोर। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। कितने बाप? ये वो शब्द बाण है जो शिवसेना की तरफ से बागी विधायकों पर चलाए जा रहे हैं। ये शिवसेना की बौखलाहट भी है, धमकी भी। सोशल मीडिया हो या पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक, शिवसेना के नेता बागी विधायकों के खिलाफ अब जंग छेड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। जो डरपोक है वो भाग गया। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। रुकेंगे। हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। फिल्म के इसी डायलॉग के जरिए आदित्य ठाकरे ने शिवसेना का संदेश इशारों इशारों में बागी विधायकों तक गुवाहाटी पहुंचा दिया। आदित्य ठाकरे संकेतों में विधायकों को चेतावनी जारी कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत तो खुले शब्दों में कह रहे हैं
कि 40 विधायकों के शव आएंगे और उन्हें सीधे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजा जाएगा। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। इधर राउत ने कहा और उधर शिव सैनिक हरकत में आ गए। पुणे में बागी विधायकों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि अगले ही दिन इस धमकी के मायने संजय राउत ने बदल दिए। उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है। जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है, तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? उनका आत्मा मर चुका है। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते। राउत के कल और आज के बयान का अंतर साफ है। शिव सैनिकों के बागी विधायकों के घरों दफ्तरों पर हमले जारी हैं। अब जब केंद्र सरकार ने 15 विधायकों को सुरक्षा दी तो उस पर भी शब्दों के नए तीर शिवसेना के मुखपत्र के जरिए छोड़े गए। इन विधायकों को मुंबई महाराष्ट्र में आने से डर लग रहा है या ये कैदी विधायक मुंबई में उतरते ही फिर से कूदकर अपने घर भाग जाएंगे? ऐसी चिंता होने के कारण उन्हें सरकारी केंद्रीय सुरक्षा तंत्र द्वारा बंदी बनाया गया, यही सवाल है। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र के सियासी लोकनाट्य में केंद्र की डफली तंबूरे वाले कूद पड़े हैं और राज्य के नचनिए विधायक उनकी ताल पर नाच रहे हैं। ये तमाम नचनिए लोग वहां गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल में अपने महाराष्ट्र द्रोह का प्रदर्शन पूरे देश और दुनिया को करा रहे हैं। अब बताने की जरूरत नहीं कि मुखपत्र सामना का कंट्रोल किसके हाथ में है। यही वजह है कि अब बागी विधायक दीपक केसरकर ने एक चिट्ठी लिखकर संजय राउत पर बगावत का ठीकरा फोड़ दिया है। दुख इतना बड़ा है कि जनता द्वारा कभी नहीं चुने गए संजय राउत पार्टी खत्म करने आए हैं। राउत शरद पवार के बेहद करीबी हैं। दुख ये भी है कि संजय राउत की सुनकर पार्टी चलती रहे और जनता जिसे कई सालों से चुनकर ला रही है, ऐसे विधायकों को दूर किया जा रहा है, तो इसे कैसे सहन किया जाए? उद्धव और हमारे बीच में दूरियां बढ़ाने का काम संजय राउत ने किया है। इस बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी ग्रुप हम बात कर रहे थे बागी गुट की, शिंदे गुट की। शिंदे गुट के प्रवक्ता नेता हैं दीपक केसकर, जो कि विधायक भी है। उनका एक ट्वीट अब से कुछ देर पहले आया है और इस ट्वीट में दीपक केसकर साहब ये कह रहे हैं कि खुलकर अब वो अपील कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से कि बीजेपी के साथ मिलकर हम सबको सरकार बना लेनी चाहिए। कुछ देर पहले का ये ट्वीट है, ट्वीट आपके सामने है। इंग्लिश में ये ट्वीट किया गया, दीपक केसरकर हैं, उनका ये ट्वीट है और इंग्लिश में वो लिखते हैं, दिस इज नॉट अ रिबेलियन बट अ फाइट फॉर शिव सेना सेल्फ रिस्पेक्ट। I request Party Chief Uddhav Thackeray to consider and make a new alliance with BJP. BJP Shiv Sena alliance is in line with the verdict given by the people of Maharashtra. ये ANI का ट्वीट है, एजेंसी ANI का, और ये कोट दीपक केसरकर का है, जो कि बागी गुट के प्रवक्ता हैं, विधायक भी हैं और बहुत ही करीबी नेता हैं एकनाथ शिंदे के। ये तस्वीर उनके आपके सामने आ गई है। यही दीपक केसरकर साहब हैं और ये अपील कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी और के साथ मिलकर शिवसेना को सरकार बना लेनी चाहिए। यही मैंडेट 2.5 साल पहले महाराष्ट्र की जनता ने दिया था। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अब विपक्ष उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा ने आज अपना औपचारिक तौर पर नामांकन भर दिया, मैदान में उतर गए। नंबरों के मामले में यशवंत सिन्हा कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन हौसले उनके बहुत बुलंद हैं। बड़ी बातें कर रहे हैं कि चुनाव तो वही जीतेंगे। यशवंत सिन्हा ने विपक्ष के नेताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने एकजुटता से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन में राहुल गांधी, शरद पवार और अखिलेश समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी नामांकन में शामिल हुए। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी भी आए। नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद विपक्षी नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत का दावा करते हुए राष्ट्रपति चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बता दिया।
बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है। मुर्मू की जीत करीब करीब मानी जा रही है। ऐसा हुआ तो मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन जाएंगी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग है। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 2002 गुजरात दंगों को लेकर गुजरात को बदनाम करने के आरोप में तीस्ता इस वक्त गुजरात पुलिस की एटीएस की कस्टडी में है, गिरफ्तार है। लेकिन अब उन पर एक और गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप है गुजरात में पीड़ितों के नाम पर विदेशों से अपने एनजीओ के लिए पैसे जुटाने का। ये पैसे जुटाए दंगा पीड़ितों के नाम पर गए थे, लेकिन ये खर्च तीस्ता ने खुद अपने आप पर किए हैं। ये बहुत गंभीर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि तीस्ता सीतलवाड़ के एक बेहद करीबी ने ही लगाए हैं जो उनके साथ काम किया करते थे। इस बीच तीस्ता के लिए अब कांग्रेस पार्टी भी खुलकर सामने आई है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उनको ऐसा लगता था ये हमारे मसीहा हैं। उनको नहीं मालूम था कि ये जो है मौत के सौदागर हैं। ये उनको नहीं मालूम था कि लाशों का कफन बेचने वाले ये लोग हैं। पूरी तरह से खुल के उनकी मदद जो कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी कर रही थी और लेफ्ट में जो थे वो बंगाल के अंदर बैठे हुए लोग थे वो करते थे। रईस खान ने ये सारे गंभीर आरोप तीस्ता सीतलवाड़ पर लगाए हैं। ये चेहरा चर्चित है, सुर्खियों में भी है। फिर भी बता दें, तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात एटीएस ने 2002 के दंगों के नाम पर गुजरात को बदनाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तीस्ता पर जालसाजी, आपराधिक साजिश और कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने जैसे भी आरोप हैं। 2002 में इन्होंने गुजरात दंगा पीड़ितों के इंसाफ के लिए सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस नाम का एनजीओ बनाया था। तत्कालीन मोदी सरकार पर तीस्ता सीतलवाड़ ने फरवरी 2002 दंगों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब तीस्ता पर ही दंगा पीड़ितों के हक का पैसा डकारने का गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप तीस्ता के करीबी रहे रईस खान ने लगाए हैं, जो 2002 में तीस्ता के साथ जुड़े थे। रईस का आरोप है तीस्ता मसीहा नहीं, मौत की सौदागर है, जिन्होंने पीड़ितों के जले घर दिखाकर अपने एनजीओ के लिए विदेशों से पैसे जुटाए और खुद पर लुटाए, लेकिन गरीबों को एक कौड़ी भी नहीं दी। मेरा झगड़ा इस बात पे हुआ था कि आपको जो फंड आ रहा है, आपको देश से फंड आ रहा है, विदेश से फंड आ रहा है, आपके पास इतने पैसे बहुत सारे आ रहे हैं, इतने पैसे फलाने आदमी ने दिए, इतने पैसे दिए, इतने अमेरिका से आप पैसे लाए, इतने यूके से लाए, इतना सऊदी से आए, इतना दुबई से आया, तो आप इनको पैसा क्यों नहीं दे रही हैं? इनकी भी मदद करिए ना। आप 75% खुद के ऊपर खर्चा करिए, 25% तो उनको दीजिए। तो उनका ये साफ कहना था, आपको क्या मालूम, 50% तो वो लोग ले जाते हैं जो बीच में दलाली का काम करते हैं, 50% हमको मिलता है। अब 50% के अंदर हम जो इतना मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो हम अगर 50% भी ना लें और इनको अगर हम 25% दे दें तो हमारा उनकी बराबरी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि इनके पास इतने पैसे पहुँचें कि ये हमारी बराबरी करें। ये हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे मोहताज रहें। बकौल रईस खान, तीस्ता का नेटवर्क गुजरात से दिल्ली और दिल्ली से बंगाल तक फैला था। खुद कांग्रेस भी बैकडोर से उनके साथ खड़ी थी। कई बार ऐसा हुआ कि ये यहाँ पर दिल्ली विक्टिमों को लेकर आई हैं, बसें भर भर के मैं लेकर आए उनके साथ में, और यहाँ पर उन्होंने सोनिया गांधी के पास ले गए, उनको अहमद पटेल से मिलाया, और यहाँ पर जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे एक पाटिल, उनका नाम पूरी तरह से याद नहीं, उनके पास भी लेके गए, उनके साथ में फ़ोटो भी खिंचाए उनके। और सोनिया गांधी ने मैं ये कहा था उस वक्त मेरी मौजूदगी में कि विक्टिमों से कि आप तीस्ता के साथ रहिए, तीस्ता के सपोर्ट करिए, आप हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे। रईस खान के मुताबिक पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट समेत कई अधिकारी तीस्ता सीतलवाड़ के साथ मिले हुए थे। दंगा पीड़ितों को डर दिखाया जाता था कि उनके साथ फिर से गलत हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद का नाम लेकर भी पीड़ितों को डराया जाता था। और उसी डर को भुनाने के लिए मोदी के खिलाफ कांग्रेस जब भी विरोध का झंडा उठाती, उसमें गुजरात दंगों का बैनर सबसे आगे लेकर चलती, और विरोध की सबसे बड़ी झंडा बरदार थी तीस्ता सीतलवाड़। कितना भी बड़ा कोई अपने आप को लीडर समझे, संविधान और कानून के सामने उनको झुकना पड़ेगा। पता नहीं नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या था, वो अपने आप को कानून के भी ऊपर समझते हैं।
तीस्ता सीतलवाड़ का अतीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे बयानों से भरा पड़ा है, एक ढूंढेंगे 100 मिलेंगे। लेकिन अदालत की दहलीज से मोदी हर बार बेदाग और बरी होकर निकले। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएम मोदी के बेदाग होने पर मोहर लगा दी। गुलबर्ग सोसाइटी दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। याचिका में मोदी को बरी करने वाली एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तारीफ की और रिपोर्ट को सही माना। कोर्ट ने कहा, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अपने मकसद की पूर्ति करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के इसी आदेश के बाद गुजरात पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और तीस्ता को गिरफ्तार किया। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। सब जानते हैं ना कि तीस्ता सीतलवाड़ जी की एनजीओ ये सब कर रही थी, केवल और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है। सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। तीस्ता सीतलवाड़ के करीबी ही तीस्ता और कांग्रेस के रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं, तो आज वहीं कांग्रेस फिर से तीस्ता के समर्थन में उतरी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तीस्ता के साथ खड़े रहने का ऐलान किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई के अंदर पूरी तरीके से उन सभी ताकतों के साथ में है जो तीस्ता सीतलवाड़ जी के साथ में खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी इस दमनकारी नीति के विरोध के अंदर श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है। कांग्रेस के रुख से साफ है, वो गुजरात दंगों पर होती रही राजनीति को अभी थमने नहीं देगी। तो अब कार्यक्रम के आखिर में बारी है आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाबों को बताने की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि क्या शिवसेना के बागियों को मान्यता न मिले तो इस गुट को एमएनएस में शामिल हो जाना चाहिए। जो जवाब हमारे पास आए उसके आंकड़े देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ कहने वालों की संख्या 60% है, नहीं कहने वालों की संख्या 40% है। यानी एबीपी न्यूज का दर्शक वर्ग जो आज इंडिया चाहता है देख रहा था, वो भी ये कह रहा है कि बागी गुट को अगर मान्यता न मिले तो उसको एमएनएस के रास्ते पर राज ठाकरे के साथ साथ चल देना चाहिए। राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और उसके बाद बीजेपी को सपोर्ट, यानी भाजपा की सरकार बनने की कवायद ये आवाम भी लगा रही है जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रही थी। तो इंडिया चाहता है मैं आज के लिए बस इतना ही। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।